हेलो, मैं डॉक्टर आलोक गुप्ता। इनकम टैक्स रिटर्न का 1 नंबर वीडियो में हम लोग देखे हैं कि रिटर्न किन लोगों को इनकम टैक्स का रिटर्न सबमिट करना पड़ता है और इनकम टैक्स का रिटर्न सबमिट करने का ड्यू डेट क्या है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर मेरा इनकम टैक्स ज़ीरो है, अगर मेरा टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो है इनकम टैक्स के अंदर, तो भी क्या मुझे रिटर्न सबमिट करना पड़ सकता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये कॉमर्स का स्टूडेंट्स जो बीकॉम, बीबीए, एमकॉम या अलग प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ रहे हैं सबके लिए ज़रूरी है, एज वेल एज़ हम लोग जो पर्सनल लाइफ में इनकम टैक्स देते हैं, रिटर्न सबमिट करते हैं या नहीं करते हैं, उन लोग के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत समय हाउस वाइफ होती हैं जिन लोग का, या फिर घर में कोई होते हैं जिनके नाम से फ़िक्स डिपॉजिट ये सब किया हुआ है, वो उनको पता भी नहीं है कि उनको इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो ये याद रखना चाहिए कि पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स में आपको फ़ीस देना पड़ेगा, वो 5,000 रुपये तक का हो सकता है। आपको इंटरेस्ट चढ़ जाएगा, वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है। तो अगर इनकम टैक्स पेएबल है तब तो बहुत कुछ हो सकता है, इनकम टैक्स नहीं भी पेएबल है तो भी आपको रिटर्न सबमिट करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में आप न्यूमेरिकल समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि अगर आपका टैक्स लायबिलिटी नील भी है तो आपको अगर कोई कंसल्टेंट बोलता है या फिर कोई रिलेटिव या पहचान वाले बोलते हैं कि आपको सबमिट नहीं करना हो रिटर्न, दैट इज़ रॉन्ग, दैट मे बी रॉन्ग। ओके, सो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एक छोटा सा प्रोविज़न, जस्ट ये प्रोविज़न मैंने पिछले स्लाइड में ही बोला था, पिछले वीडियो में बोला था। मैं सेकेंड लेके बात करूँगा, इंडिविजुअल, और कुछ मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिविजुअल और सिंपल केस आज बताऊँगा। इंडिविजुअल, अगर किसी का इंडिविजुअल का इनकम बिफोर एग्जेम्पशंस अंडर दीज सेक्शंस, ये कुछ सेक्शन में एग्जेम्पशन है या कुछ सेक्शन में डिडक्शन है, वो एग्जेम्पशन डिडक्शन ये सब का पहले अगर आपका इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स क्रॉस कर जाता है, मतलब आपका एग्जेम्पशन लिमिट जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है टैक्स में वो क्रॉस कर जाता है, तो आपको रिटर्न सबमिट करना होगा इवन इफ योर टैक्स लायबिलिटी इज नील। ये क्या मतलब है इसका, ये हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। चलिए, इसी के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। पहले एग्जांपल पे कंसंट्रेट कीजिए, पूरा पेज में कंसंट्रेट मत कीजिए तो बहुत ज़्यादा लगेगा, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। सो मान लीजिए सृष्टि, मिस सृष्टि, उनका एज 28 ईयर्स है, 20 हो, 28 हो, 30 हो, 40 हो, 60 अबव, या 60 या अबव नहीं होना चाहिए, मतलब वो सीनियर सिटीजन नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मिस सृष्टि का सैलरी है मान लीजिए सारा साल में 3 लाख रुपया, 3 लाख। अदर सोर्स में बैंक इंटरेस्ट ये सब मिला के उनका इनकम है 90,000 फॉर द एंटायर फिनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर, 90,000। और शी हैज़ नो अदर इनकम, बोला हुआ है कि उनका और कोई इनकम नहीं है। ये हम लोग के बहुत के साथ ही होता है कि सैलरी मिलता है, सिर्फ बैंक इंटरेस्ट है और कुछ इनकम नहीं है। तो उनका, और वो क्या की हैं, और फर्दर एग्जांपल में देखिए, शी हैज़ डिपॉजिटेड ₹1 लाख टू हर पीपीएफ अकाउंट, मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालिए, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम दीजिए, ये सब बहुत कुछ हो सकता है। 1 लाख रुपया वो पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जो कि कोई भी बैंक में खोला जा सकता है, उसमें उन्होंने डिपॉजिट किया ड्यूरिंग द ईयर। पेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हर हेल्थ, अपना हेल्थ का ऊपर वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसको हम लोग यूजुअली मेडिक्लेम पॉलिसी बोलते हैं, उसमें उन्होंने 20,000 का प्रीमियम दिया है ड्यूरिंग द ईयर। इन्वेस्टेड ₹30,000 इन टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर उन्होंने, और 30,000 का एक टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट जो भी कोई बैंक में होता है, नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट होता है, टैक्स सेविंग भी होता है। तो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में उन्होंने 30,000 रुपये का टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट किया। ये सब बोला हुआ है, तो हम लोग भी करते हैं, हम लोग को कुछ इनकम होता है, हम लोग कहीं सेव करते हैं, कुछ जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सब का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हम लोग को देखना होगा। हर टैक्स कंसल्टेंट हैज़ टोल्ड हर दैट since her tax liability is nil, she need not file IT return. उनका टैक्स कंसल्टेंट उनको बोला है कि चूंकि उनका, ये मैं एक हाइलाइटर ले लेता हूँ या लेज़र पॉइंटर, ये थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, सो उनका टैक्स कंसल्टेंट बोला है कि उनको
उनका टैक्स लायबिलिटी नील है, तो इसलिए उनको कोई आईटी रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। हैज़ द कंसल्टेंट गिवन राइट एडवाइस, उनका कंसल्टेंट उनको क्या राइट एडवाइस दिया है, दिस इज़ द क्वेश्चन, ओके, जो हम लोग को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आंसर समझते हैं पहले। प्रोविज़न मैंने क्या बोला था पिछले पेज में, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट हैज सेड दैट अगर आपका इनकम, टोटल इनकम बिफोर सबमिशन, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ था, इनकम बिफोर एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस अंडर सेक्शन एक्सीड्स द एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ द रेस्पेक्टिव एसएससी, उनको शी इज लायबल टू और ही इज लायबल टू सबमिट रिटर्न ऑफ इनकम। ओके, सो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, उनका इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम अगर हम लोग देखते हैं इनकम टैक्स में, जिसको पहले बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, पांचों हेड्स में अगर इनकम है, पांचों हेड्स को ऐड करके ग्रॉस टोटल इनकम आता है। उसके बाद यूजुअली मैं इजी फॉर्म में बोल रहा हूँ, कुछ डिडक्शंस ये सब देके हम लोग का टोटल इनकम आता है, प्रीवियस ईयर का एडजस्टमेंट ये सब अगर रहे तो सब चीज़ करके, तो ग्रॉस टोटल इनकम उनका क्या हुआ, इनकम फ्रॉम सैलरी 3 लाख है, 90,000 है अदर सोर्स से, मतलब 3,90,000, 3,90,000 इज ग्रॉस टोटल इनकम। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डिफ़िकल्टी डाल रहा हूँ, सिंपली समझा रहा हूँ। 3,90,000 एलिजिबल डिडक्शंस क्या है वो बाद में सोचूंगा, क्यों उनका टैक्स लायबिलिटी नील हुआ ये बाद में सोचूंगा। पहले बोलिए 3,90,000 अगर है, उनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, कितना टैक्स अमाउंट तक टैक्स नहीं लगता है। एक पुराना स्कीम है, एक ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम है, दोनों में ट्रेडिशनल एज वेल एज ओल्ड, ट्रेडिशनल और ओल्ड एज वेल एज ऑल्टरनेटिव और न्यू टैक्स रिजीम, दोनों के अंदर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है फॉर नॉन सीनियर सिटीजन 2,50,000। सो 2,50,000 अगर एग्जेम्पशन लिमिट है फॉर नॉन सीनियर सिटीजन, जो कि वो है 60, तो 2,50,000 से ज़्यादा है उनका ग्रॉस टोटल इनकम। सो बिफोर डिडक्शंस, बिफोर एग्जेम्पशन, ये सब पीपीएफ में डालने के लिए या फिर लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देने के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर उनको कुछ डिडक्शंस मिलता भी है वो हम बाद में देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनका क्या ग्रॉस टोटल इनकम है 3,90,000। सो अगर उनका ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर दोज डिडक्शंस एग्जेम्पशंस दैट इज़ अवेलेबल टू हर, अगर 2,50,000 से ज़्यादा है, उनके लिए वो 2,50,000 है, तो वो रिटर्न उनको फाइल करना ही पड़ेगा। सो लास्ट लाइन ये डेफिनेटली होगा, बीच में मैं बाद में बोल रहा हूँ, लास्ट लाइन डेफिनेटली होगा बस, एज हर इनकम बिफोर डिडक्शन दैट इज 3,90,000 इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फॉर हर, that is 2,50,000 or 2.5 lakh for non-senior citizens, she is liable to file income tax return as per section 139 subsection 1. So पहले तो ये दोनों मैंने कॉन्सेंट्रेट किया ये आंसर के लिए, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब ये सोचना होगा कि उनका टैक्स लायबिलिटी नील कैसे हुआ। जो टैक्स पढ़ते हैं या प्रैक्टिस करते हैं या देते हैं उनको थोड़ा आइडिया होगा। So 3,90,000 is gross total income, but that is not total income on which tax is computed. सो 3,90,000 पर डिसाइड करना का हम लोग को, बिफोर डिडक्शंस एग्जेम्पशन हम लोग को डिसाइड करना है कि अगर ये 2,50,000 से ज़्यादा हो गया, टैक्स पेबल है या नहीं है मुझे नहीं देखना है, अगर ज़्यादा हो गया ये ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर दिस डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशन, तो उनको रिटर्न सबमिट करना ही है। शी इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट, शी इज़ लायबल टू सबमिट, इट इज़ मैंडेटरी फॉर हर टू सबमिट। क्लियर? So if an assessee's total income or income before deductions and exemptions under these sections are more than his or her basic exemption limit, then she or he is liable to file a return of income. Clear? Now बीच में अब हम लोग को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना होगा कि ये फिर क्या बोला, एक बार देख लेते हैं। बीच में क्या बोला कि अगर वो 1 लाख रुपया पीपीएफ में डालती हैं, जिन लोग हम लोग टैक्स थोड़ा भी पढ़ाई किए हैं, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से जिसको बोला जाता है, सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपया तक का, 1.5 लाख तक का हम लोग को डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C में। तो 1 लाख रुपीज़ वो पीपीएफ में डाली, उसका डिडक्शन उनको मिलेगा, प्रोवाइडेड हम ये सोच लेना है कि शी इज़ ऑप्टिंग फॉर ट्रेडिशनल टैक्सेशन सिस्टम, मतलब पुराना टैक्सेशन सिस्टम में वो जा रही हैं। एक ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम भी है, उसमें ये डिडक्शंस नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ वो ट्रेडिशनल में जा रही है, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर हर। सो
मैं ज़्यादा डिफ़िकल्टी रिबेट ये सब नहीं बोल रहा हूँ, जिन लोग ज़्यादा पढ़ते हैं उन लोगों को समझ में आएगा, लेकिन मैं सिंपल केस समझा रहा हूँ। यहाँ पर रिटर्न फाइल करना है कि नहीं ये बेसिक समझाने की ज़रूरी है। उसके बाद देखिए तो 1 लाख रुपया पीपीएफ में उनको मिला। उसके बाद वो जो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट किए हैं 30,000, उसके लिए भी उनको एटीसी में एक ही सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा। याद रखना होगा दोनों मिला के 1.5 लाख नहीं क्रॉस कर जाए। तो दोनों मिला के उनका हम लोग देख रहे हैं कि 1 लाख प्लस 30,000, 1,30,000 ये उनको डिडक्शन मिलता है। प्लस मेडिकल इंश्योरेंस जिसको हेल्थ इंश्योरेंस बोल रहे हैं वो देने के लिए वो 80D में डिडक्शन मिलता है, सेक्शन 80D में। वो कितना है 20,000। तो टोटल कितना हो गया 1,30,000 और 20 मिला के 1,50,000। सो ग्रॉस टोटल इनकम 3,90,000 था, लेकिन उनको डिडक्शन मिला 1,50,000, इसलिए उनका टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम जिसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं वो खड़ा हो गया ये डिडक्ट करके 2,40,000। सो चूँकि 2,40,000 2,50,000 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए उनका टैक्स लायबिलिटी ऐसे ही नील हो जाएगा। क्लियर? और भी हो सकता था, ज़्यादा होने से भी नील हो सकता था। रिबेट का कॉन्सेप्ट है वो सब हम लोग अभी समझना जरूरी नहीं है, रिटर्न के लिए नहीं समझना जरूरी है। सो टोटल इनकम चूँकि 2,50,000 से ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए उनका टैक्स कैलकुलेशन होगा ही नहीं, दैट विल बी नील। मतलब टोटल इनकम तक कंप्यूट करके ऑटोमेटिकली अगर आप टैक्स कैलकुलेटर में फैलिएगा या इनकम टैक्स कैलकुलेशन का डिपार्टमेंट का साइट में जाइएगा, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपका नील लायबिलिटी कर देगा। सो टैक्स लायबिलिटी इज नील, ये उनका टैक्स कंसल्टेंट सही बोला है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इसने वो गलत बोला है कि रिटर्न नहीं सबमिट करना है। रिटर्न उनको सबमिट करना ही है, क्योंकि 2,50,000 से ज़्यादा उनका हो गया, 3,90,000 हो गया बिफोर दिस डिडक्शंस। क्लियर? सो प्लीज़ कीप इन माइंड फॉर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। अदरवाइज आपका लेकिन बाद में इनकम टैक्स से चिट्ठी आ जाएगा, लेटर आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा कि आपको इतना रुपया का फीस भरना होगा, आपको इतना रुपया का इंटरेस्ट देना होगा। अगर आपको पता नहीं है तो फीस तो आपको कम से कम माने फीस चढ़ेगा ही, अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं भी है तो भी फीस चढ़ जाएगा 1,000 रुपये या 5,000 रुपये का। वो सेक्शन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी कम से कम इतना समझ लीजिए कि इनकम टैक्स का रिटर्न अगर सबमिट करना है तो आप उसमें कंसंट्रेट कीजिए। खुद भी किया जा सकता है, किसी से करवाया भी जा सकता है, लेकिन वो करना होगा। Clear? So thank you very much. In the next videos we will discuss some other important topics relating to income tax return.